नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊपर उठा हुआ है क्योंकि आज हमने कई सारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। हिंदुस्तान को आज हिंदुस्तान का बना हुआ मेड इन इंडिया पहला युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिला है। न सिर्फ विक्रांत मिला है बल्कि हमने इंडियन नेवी का झंडा भी बदला और जिस तरीके का एक इंसिग्निया हमने एक्सेप्ट किया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की याद को हमेशा के लिए हिंदुस्तान के युवाओं हर धड़कते दिलों में बसाने वाला फैसला लिया गया। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन विक्रांत की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों चाहिए, इतना पैसा खर्च करने की आखिर आवश्यकता क्यों थी, ये जानने और ये समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि इस तरीके का युद्धपोत जो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड जिसको कह सकते हैं कि टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आज हिंदुस्तान को मिला है। क्या कहना है आपको? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, रक्षा मंत्री जी को बधाई, इंडियन नेवी को बधाई, टीम इंडिया को बधाई, डीआरडीओ को बधाई, देशवासियों को बधाई जो शक्ति प्रदान करते हैं नेतृत्व को कि ऐसा काम इतना बोल्डली करो। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है जब इंडियन नेवी का इतिहास लिखा जाएगा, जब भारत में एयरक्राफ्ट के करियर का इतिहास लिखा जाएगा। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो क्यों, मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी चीज़, जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के रैंपट से बोलते हैं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत खाली इंडस्ट्री में नहीं, खाली इकोनॉमिक क्षेत्र में नहीं, सेना में भी, और इसका जीता जाता उदाहरण है। जो सपना मोदी जी ने देखा आज वो सपना साकार हुआ। जो सोच के स्तर पे थी आज ज़मीनी स्तर पे दिखाई पड़ रही है और पूरा देश गौरवान्वित फील कर रहा है। ये बताइए मुझे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि आईएनएस विक्रांत, इसका भी नाम विक्रांत है, अब वो मैं सिमिली बताऊंगा। आईएनएस विक्रांत 1961 में कमीशन किया गया, इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी में, और डीकमीशन हुआ 1997 में। आईएनएस विराट जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था वो 1987 में कमीशन किया गया और 2017 में डीकमीशन किया गया। उसके बाद जो हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचा था वो था आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने रूस से 2013 में ख़रीदा था 2.33 बिलियन डॉलर्स का, जिसकी कैपेसिटी पानी को डिस्लॉज करने की क्षमता है 44,500 टन्स। जब हम पानी को डिस्लॉज करने की क्षमता बात करते हैं तो बुआंसी से ही रिलेटेड है एस्पेक्ट। साइंस हम लोग स्कूल में पढ़े थे। बुआंसी का मतलब जो जितना टन वो वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना टन वो माल उठा सकता है शिप पे, तो इतना टन का सामान उस पर लादा जा सकता है। तो ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर जब एक ही बचा है, हमारे पास अरबियन सी है लेफ्ट हैंड साइड में, हिंदुस्तान को ऐसे देखें तो दाहिने साइड में मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल, और उधर अरेबियन सी वेस्ट कोस्ट पे, इधर इंडियन ओशन रीजन, उधर पैसिफिक, और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और मैं आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा कि 2 साल तक सर्विसेज एयरक्राफ्ट कैरियर का हिंदुस्तान को अवेलेबल नहीं था, वो बाद में बताऊंगा। अब मुझे ये बताइए कि ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों हमें इसकी बड़े की ज़रूरत, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? टोटल 16 पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16 पहला, पूरी तैयारी करके आए आप? आर्मी में यही हम लोग को सिखलाया जाता है। जब बैटल में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ, जब टीवी पे आते हैं, चैनल पे आते हैं तो तैयारी के साथ। मैं हवा में बात नहीं करना चाहता। तो विक्रांत की स्पीड से ये 16 पॉइंट बताइए। एकदम, ये उपलब्धि जो है वो हिंदुस्तान को 6ठा देश बना दी है। ये 5 देश जो पहले एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते थे इंडिजिनसली अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान वो एक्सक्लूसिव ग्रुप में ज्वाइन किया है। ये 6ठा देश है। और कौन कौन देश है? पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन और हिंदुस्तान। अब 6ठा देश हिंदुस्तान है, पहली चीज़। उसके बाद ये इंडिजिनसली बनाया गया है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 76% जो कंटेंट है वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। का है। अब ये लार्जेस्ट शिप हिंदुस्तान में जितना शिप आज तक बना था उसमें सबसे ये लार्जेस्ट है। इसकी साइज जो है 5 to 7 टाइम्स है बिगर देन द लार्जेस्ट शिप मेड इन इंडिया, इंडियन नेवी। लार्जेस्ट, उससे 5 गुना से 7 गुना टाइम ज़्यादा है। ये है INS विक्रमादित्य, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उससे कई ज़्यादा सुपीरियर है। इसका फ्लाइट डेक जो है, जिस पे फाइटर्स होंगे, बाकी सब एयर प्लेटफॉर्म्स होंगे, फ्लाइट डेक यदि आप क्षेत्रफल की बात करें तो 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। आप कल्पना कीजिए 2 फुटबॉल फील्ड और वो डेक पे है। अब इसकी स्पीड है 51 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिन में ये 400 नॉटिकल माइल तय कर सकता है। इसके पास 1700 क्रू होता है, 262 मीटर लॉन्ग होता है ये है और 15 स्टोरी हाई है। और इसका जो कन्फिग्रेशन है वो स्टो बार कन्फिग्रेशन है। 2 तरह का होता है, कैटापोल्ट टाइप होता है या स्टो बार। ये स्टो बार कन्फिग्रेशन है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये एंगल स्काई जंप लेता है। जब देखिए जब टेक ऑफ करता है डेक से तो अपने आप एंगल से टेक ऑफ करता है और इसकी कीमत है 20,000 करोड़। अब जब लास्ट वेपनरी की हम बात करें तो इसमें फ्लाइट डेक पे 34 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या रोटरी एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। उसमें MiG-29K भी शामिल है। इसमें कामोव 31 हेलीकॉप्टर, अमेरिकन बिल्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इंडिजिनस बिल्ट ALH एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर और उसके बाद इजरायली ऑरिजिन जो 80 किलोमीटर वाला रेंज है बरक 8 मिसाइल, जो सैम है सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब सरफेस टू मिसाइल तरह के होते हैं। हाँ। तो सरफेस टू एयर मिसाइल ये है बरक 8। और 2 चर्चा चल रही है। MiG-29K के साथ थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। दूसरा विकल्प नेवी के पास है कि रफाल M को इंडक्ट किया जा सकता है और वो रेडिली मिल सकता है हम लोग को। एक और बिंदु, ये इंडक्शन से हमको ब्लू वाटर नेवी की क्षमता मिली है। अब ब्लू वाटर नेवी क्या होता है, इन शब्दों को समझने की जरूरत है। ब्लू वाटर नेवी को उसको वो क्षमता को कहते हैं जब अपनी नेवी की शक्ति सागर में और दुश्मन को प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखते हैं अपने नेवल प्लेटफॉर्म से। उसको ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटी बोलते हैं, जो कि इसके आने से मिला है। इस पे ट्रायल्स ध्रुव का हुआ है, सीकिंग हेलीकॉप्टर का हुआ है, चेतक हेलीकॉप्टर का हुआ है। तो आप देखिए कि सब तरह से इसको घेरा गया है। उसके बाद 26,000 टन्स का स्टील इसमें लगा है, जो कि स्वदेशी तरह से बनाया गया, DRDO को द्वारा डिज़ाइन किया गया और बनाया है सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसको बनाने में 21 साल लगे हैं। ये 21 साल की तपस्या और तप का है रिजल्ट। ये ओवरनाइट नहीं बना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने बीच में बताया कि 20,000 करोड़ रुपए लग गए, अब ये मुझे बताइए कि इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्यों थी? ऐसा क्या हम अचीव करने वाले हैं इससे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि बहुत लोग इस प्रश्न को उठाएंगे कि हॉस्पिटल बना देते, ये बना देते। मैं बताता हूँ। अंग्रेजी में जब हम लोग स्कूल में थे तो एक कभी कभी हम लोगों को फ्रेज सुनने को मिलता था, ही हु रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड। जो सागर पे राज करेगा वो विश्व पे राज करेगा। चाइना इसी मैक्सिमम विश्वास करता है। तो रूल कैसे करेंगे आप? जब आपके पास लेवल प्लेटफॉर्म सशक्त होगा। पहली बात, आपको 2 उदाहरण चाहता हूँ। इंग्लैंड का। इंग्लैंड कैसे विश्व पावर बना? कहते हैं हाँ, नेवी कहते हैं कि इंग्लैंड ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा था। क्यों? सिर्फ नेवल पावर। चंद्रगुप्त मौर्य साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कितना मगध का, मौर्य का क्षेत्र था, सम्राट था, अधिपत था। कैसे? नेवी। शिवाजी नेवी। तो नेवी एक ऐसा है, लोग कहते पानी क्या, पानी का, अरे पानी बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ में चोला किंगडम था, तो वो चोला राजा वो चले गए साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, हर जगह चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ नेवी। उसके बाद जो ये प्लेटफॉर्म है वो आपको एयर सुपीरियरिटी देता है। देखिए नॉर्मल फाइट क्या होता है? नॉर्मल यदि फाइटर जेट टेक ऑफ करेगा,
एयर स्ट्रिप से ज़मीन पर, तो पाकिस्तान यदि चाइना जाता है तो उस पर रिफिलिंग का समस्या है, बहुत कुछ समस्या है। लेकिन जब आप फ्लोटिंग एयर स्ट्रिप बनाते हो, फ्लोटिंग किला बनाते हो, फ्लोटिंग एयरबेस बनाते हो, ये शिप जा रहा है और आपका एयर स्ट्रिप साथ साथ जा रहा है। जब मर्जी टेक ऑफ करो, जब मर्जी लैंड करो, रिफिलिंग का प्रॉब्लम नहीं, और आप मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। दूसरी बात, तो हिंदुस्तान का जो सी कोस्ट है टोटल है 7,516 किलोमीटर, उसको सिक्योर करने की ज़रूरत। उसके बाद सीज और मेन लैंड को कंट्रोल सुरक्षित करने की ज़रूरत है। यदि हम पूरी तरह से हमारा सी कोस्ट लाइन सुरक्षित होता तो क्या कसाब बॉम्बे में घुस जाता। अब जो क्रूशल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे आप आईओआर की बात कीजिए, इंडो पैसिफिक की तरफ बात कीजिए, उसको सिक्योर करने की ज़रूरत। उसके बाद चाइनीज शिप्स को चुनौती देने की जो सोच है, स्ट्रेटजी है, उसको इजाफा मिलेगा। इंडियन ओशन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी, इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी, इससे हम इसकी ज़रूरत थी। ब्लू वाटर नेवी इंडियन नेवी के पास हो, उसकी ज़रूरत थी। और स्ट्रेटजिक मैसेजिंग हिंदुस्तान के नेबर्स को देने के लिए कि हम अब इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि तुमको अब चीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह वगैरह को, क्योंकि वो देखेंगे हमारे पास, तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास इंडिया है, अब चाइना से लोग डरेंगे नहीं। और हम लोग, मुझे लगता है कि हमको एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए अरेबियन सी में, वेस्टर्न कोस्ट पे, दूसरा चाहिए ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल में, और एक चाहिए जो कि मेंटेनेंस में लगा रहे, रिपेयर मेंटेनेंस में लगा रहे, तो बाई रोटेशन। तो ये 3 हमारे पास होगा तो हमारी क्षमता, आज की तारीख में 1 ही था, अब इसके आने से 2 हो गया है। इनफैक्ट हमको 2 और चाहिए, 2 इधर, आइडियली 5 चाहिए, 2 इधर और 1 आईओआर के पास, तो 5 होगा तो हम बहुत सशक्त हो जाएंगे। हम बहुत कुछ देश में पैसा इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जिनका वैल्यू एडिशन कोई खास नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा। आप समझ मेरा इशारा किधर है। बिल्कुल सही बात करें। 20,000 करोड़ की अगर बात करें तो इतना तो बंगाल में नेता लोग कोयला घोटाला और कॉ स्मगलिंग से कमा रहे हैं 1 साल में। और मैं जैसे कहा कि हिंदुस्तान के पास अब 2 ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अपना पहले INS विराट था और INS विक्रमादित्य था, तो विराट तो निकल गया जैसे मैंने शुरू में बताया। अब INS विक्रमादित्य बचा है जो 2013 में हमने खरीदा था। और ये सच है कि क्योंकि विक्रमादित्य का कुछ रिपेयर पर की बात चल रही थी, तो हिंदुस्तान की नेवी 2 साल तक एयरक्राफ्ट कैरियर के सर्विसेज के बिना काम चला रहा था। माय गॉड, ये कितना भयंकर दृश्य है। 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन नहीं, 6 महीने, 2 साल विदाउट एयरक्राफ्ट कैरियर। यदि मान लो उसमें युद्ध हो जाता तो तबाही थी। उसके बाद चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। लास्ट 3rd वाला उसने कमीशन किया है जून 2022 में, और हमारे पास सिर्फ 1 था। जब हमारे पास दुश्मन के पास 3 है और हमारे पास 1 है, तो ये तो अनइक्वल लड़ाई है ना। बिल्कुल सही। ये तो सही नहीं है। एटलीस्ट इक्विपमेंट तो आप, हमारे सोल्जर्स टॉप हैं, फैंटम है एकदम, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट तो दीजिएगा ना। सही बात है। उनके 3 घोड़े हैं तो हमारे पास 3 तो होने चाहिए मिनिमम, आइडियली 6 होने चाहिए। अब दूसरा चीज़ है कि कमर्शियल जो शिप्स हमारे ट्रांजिट करते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी तो सिक्योर करना है। तो ये सब यदि आप नीड देखें तो ये 20,000 करोड़ कुछ नहीं है, पीनट्स है। इतना तो किसी एस्टेट के जितना धोखाधड़ी हुआ उससे हम निकाल घोटाला में खा जाते हैं इतना। लेकिन ये बताइए मुझे कि इस INS विक्रांत का क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, एडवांटेजेस ये है, पहला चीज़ मैंने मिलिट्री एंगल का तो नीड बता दिया, उसमें एडवांटेजेस कवर हो गए हैं। पहला चीज़ ये है कि इसके आने से, INS विक्रांत के आने से हिंदुस्तान की नेवी को एक नई पहचान मिली है, नया स्टैंडिंग हुआ है, और पूरे विश्व को ये संदेश जा रहा है कि हिंदुस्तान अब सुपर पावर बनने के दरवाजे पे नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। सही बात है। उसको अब रोका नहीं जा सकता। उसके बाद ये मैरीटाइम सिक्योरिटी हिंदुस्तान को देगा, मेनलैंड को, और मैरीटाइम ट्रेड को सुरक्षित करेगा और उसमें इजाफा करेगा। यदि हमारा कोस्ट लाइन पूरी तरह से सिक्योर होता तो क्या कसाब घुस जाता? इम्पॉसिबल, नहीं घुस सकता।
ये हमारी आत्मनिर्भरता में इजाफा लाएगा। और जो हम पहले, अब जैसे हमने 2013 में INS विक्रमादित्य लिया, तो हमारे तो डॉलर या रूबल्स गए होंगे ना, और बहुत महंगे में लिया, महंगे में लिया, बहुत महंगे में लिया, 1 रुपए का माल 10 रुपया में। यस, तो ये तो खेल में वो भी अलग घोटाला हुआ है। मैं को बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मतलब अपना डिप्लोमेसी चीज़ इन्वॉल्व है, तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं सब समझता हूँ। किसी एक देश से हम लोग बार बार पुरानी सरकारें क्यों इक्विपमेंट दे रही है, मैं सब जानता हूँ। अच्छा, तो डॉलर्स बचेंगे। एम्प्लॉयमेंट, जब इतना बड़ा काम हो रहा है और 21 साल लग गए बनाने में, तो आपको नहीं लगता कई हजारों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? और एम्प्लॉयमेंट 2 तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो कि वहाँ कोचिन शिपयार्ड में काम कर रहे हैं, और जो इनडायरेक्ट जो सपोर्टिंग रोल में है, जो मटेरियल दे रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब भी तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। उसकी संख्या कही जा रही है कि 13,000। स्किल डेवलपमेंट, हमारे बच्चे जब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट तो हो रही है, बिना किसी डाउट के स्किल डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद ये जब हमने ये सफल प्रयोग कर लिया, तो ये तो पहला फर्स्ट रन था। जो सेकंड रन हमारा, ये हमें 21 साल लिया, सेकंड रन में तो हम 8 साल सिर्फ लेंगे। तो अब हम नेवल इंजीनियरिंग के परिप्रेक्ष्य में विश्व के एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए हैं। और एक तो जो बनने में जो हिकअप्स होगा, कोची में अब सारा सामान सब कुछ रेडी है, अब तो और भी अलग अलग किस्म के युद्धपोतों को हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है, जो बार बार मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान को, जैसे चीन मैन्युफैक्चरिंग हब था, हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग हब से के कई कंपोनेंट हैं। राइट। ये नेवल इंडस्ट्री, नेवल इंजीनियरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और जितने साउथ ईस्ट एशियन नेशन में लोग जो हैं, जब हमारा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो हमसे तो माल खरीदेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, सब हाथ में लड्डू। अभी जैसे देखिए, अर्जेंटीना तेजस को खरीदने के लिए लालायित है। कई सारे देश जो है वो इंडियन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की जो गरिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो बहुत अनोखा है। एक और बिंदु, हमारे हिंदुस्तान भाई जो विदेश में रह रहे हैं, आज कॉलर अप करके बोलेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। वो ज़माने गए जब वो ऐसे लुक डाउन करते थे, अब बोले हम हिंदुस्तानी हैं। देखा नहीं हमारे INS विक्रांत को? ये जो गर्व लोगों को मिल रहा है, गौरव प्राप्त हो रहा है, ये अनोखा है। अब ये बताइए, यहाँ से किधर हम जा रहे हैं आगे? देखिए, अब वे अहेड, हम जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज़ हम लोग को सेना में सिखाया जाता है, कोई चीज़ का पहले थ्रेट परसेप्शन समझो और फिर उसका काउंटर ढूंढो, उपाय ढूंढो। पहले बीमारी को पकड़ो, फिर दवाई। तो मेरी अपनी सोच है कि जो मेरा 7,516 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, और हमको देखिए सी बेड के नीचे भी इतने एसेट हैं। महाभारत में कहते हैं ना, मंथन हुआ था तो विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो सी बेड में इतने रिच चीज़ हैं, फिश है, तरह तरह की चीज़ हैं, वो तो हमारे हैं ना। EEZ में हमारे हैं, EEZ के बियॉन्ड भी हमारे हैं। Right. यदि हमारे पास शक्ति रहा तो वो भी हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमको एक वेस्टर्न साइड में चाहिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर, ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल में चाहिए एक IORRKL चाहिए, 3 हो गया, और 2 रिजर्व में रखा करो। तो ये रिफिट के लिए गया, मेंटेनेंस के लिए गया, 2 रिफिट में रोटेट करो। यदि 5, चीन के पास आज 3 है, यदि हमारे पास 5 हो जाएगा, 3 चीन के पास 355 शिप्स हैं, हमारे पास सिर्फ 150 हैं, तो कहीं ना कहीं तो सुप्रीमेसी हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये एयरक्राफ्ट का कैरियर जो है उसमें एक बहुत बड़ी, देखिए, यदि देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर तो सब कुछ बेकार है। सब बेकार है। आप 6 मंजिला कोठी बना लीजिए, जीरो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई आके बैठ जाएगा, खाली कर, तू जा, ये मेरा घर है। तो देश में यदि 20,000 तो कुछ भी नहीं है, 20,000 तो कुछ भी नहीं है। जितना पैसा खर्च हो, लेकिन सेना कैसे सशक्त होती है? इक्विपमेंट से, और क्वांटिटी क्वालिटी, लीडरशिप से, जिगर, हमारे अफसरों और जवानों का जिगर से, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ ट्रुप्स, उसमें हम टॉप्स हैं। और ऑपरेशनल प्लानिंग, और इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों का समूह, ये करने से कौन हमको रोकेगा? फिर
फिर हम झंडे गाड़ देंगे, फिर अपना कॉलर ऊपर करके विश्व में घूमिए, नो प्रॉब्लम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे विस्तार से विक्रांत के महत्व को समझाया। और कुछ लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये एक जहाज़ बनाना कहाँ की अक्लमंदी है, तो उनको ये जवाब देना चाहिए। एक घोटाला हुआ था यूपीए सरकार के दौरान, जिसको 2G घोटाला कहते हैं, और उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश को हुआ था। इतना बड़ा घोटाला 8 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बन गए होते उससे। और अगर ऐसा हो गया होता, उस वक्त की सरकार ने अगर ऐसा सोच लिया होता कि इन पैसों का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर में बनाने में लगा दें, तो आज दुनिया के फ्रंट लाइन नेवल पावर में हम लोगों की गिनती होती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।